नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में आपराधिक प्रवृत्तियों के नेताओं के बारे में। दरअसल दागी हैं तो क्या हुआ, ये तो सबसे आम बात है। अब दागी के साथ साथ कुछ अपराधी भी हैं, कुछ आरोपी भी हैं, और आरोपी भी ऐसे हैं कि जिन पर हत्या के मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, साथ में महिला उत्पीड़न के मामले भी है। अब इस पर बात करने की वजह यह भी है कि सब पार्टियां कहती हैं कि हम साफ सुथरे चेहरे, ईमानदार चेहरे जनता के बीच में लेकर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सजा याफ्ता भी है, जिनको एक एक साल की सज़ा हो चुकी है और मामले उनके अपील में चल रहे हैं। और इस पर आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर दागियों से या अपराधियों से परहेज क्यों नहीं। चर्चा की शुरुआत में आपको हम इसके बारे में 5 मिनट का एक पैकेज भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे साहित्य और पत्रकारिता के संगम कहे जाने वाले जयराम शुक्ल जी। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो दागियों का मामला है उस पर क्या चीज़ें हैं जो हमें चर्चा के लिए मजबूर करती है। पहले पूरा पैकेज। राजनीति में शुचिता की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब बात इस पर अमल की होती है तो इन्हें किनारे कर दिया जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं से परहेज की बातें हवा में उड़ जाती है। 2023 के इस चुनाव में भी यही देखने को मिल रहा है। बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर दूसरे दल, किसी ने भी अपराधियों, अनैतिक कृत्य में फंसे नेताओं से दूरी नहीं बनाई। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस ने 32 दागी विधायकों को टिकट दिया। भाजपा ने भी 8 दागी विधायक उतारे हैं। कांग्रेस ने 32 दागियों को टिकट दिया। उनमें सुखदेव पांसे, जीतू पटवारी, लखन घनघोरिया, कुणाल चौधरी, घनश्याम सिंह, बैजनाथ कुशवाहा, दिलीप गुर्जर, फुंदेलाल मार्को, विनय सक्सेना, नीलय डागा, तरुण भनोत, सुरेंद्र सिंह बघेल, विशाल पटेल, कमलेश्वर पटेल, अर्जुन काकोड़िया, संजय शर्मा, बाला बच्चन, पांचीलाल मेड़ा, विक्रम सिंह नाती राजा, विजय राघवेंद्र सिंह, प्रताप ग्रेवाल, आरिफ मसूद, संजय यादव, सिद्धार्थ कुशवाहा, विपिन वानखेड़े, प्रागीलाल जाटव, सुरेश राजे, गोपाल सिंह चौहान, जयवर्धन सिंह, हर्ष यादव, बाबूलाल जंडेल, महेश परमार। वहीं भाजपा ने जिन 8 विधायकों को टिकट दिया है उनमें विक्रम सिंह विक्की, संदीप जायसवाल, प्रदीप लारिया, शैलेंद्र जैन, प्रदीप पटेल, संजय पाठक, दिनेश राय, रामेश्वर शर्मा के नाम शामिल है। ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ है। बात पिछले चुनाव की करें तो 2018 में जो विधायक चुने गए थे उनमें 92 पर आपराधिक केस दर्ज थे। इनमें पारस जैन, संजीव सिंह संजू, विनय सक्सेना, इंदर सिंह परमार, पांचीलाल मेड़ा, विजय राघवेंद्र सिंह, विक्रम सिंह नाती राजा, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यवर्धन सिंह, प्रताप ग्रेवाल, आरिफ मसूद, डॉक्टर मोहन यादव, बाबूलाल जंडेल, उषा ठाकुर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया, सुरेंद्र पटवा, संजय यादव, राकेश गिरी, सुनील उइके, वीरेंद्र रघुवंशी, सिद्धार्थ कुशवाहा, डब्बू आकाश, विजय वर्गीय, सोखनलाल वाल्मीकि, कांतिलाल भूरिया और जयवर्धन सिंह, प्रदीप लारिया, शैलेंद्र जैन, प्रदीप कुमार पटेल, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, तरुण भनोट, गौरीशंकर बिसेन, ओम प्रकाश सकलेचा, रामेश्वर शर्मा, हरिशंकर खटिक, सुरेंद्र सिंह बघेल, हर्ष यादव, प्रणय प्रभात पांडे, डॉक्टर अशोक मर्सकोले, रामखेलावन पटेल, कमलेश्वर पटेल, संजय शर्मा, हीरालाल अलावा, मेवाराम जाटव, सुरेश राजे के नाम शामिल है। ये इसलिए भी हुआ था कि 2018 में दोनों पार्टियों ने दागियों पर खूब मेहरबानी दिखाई थी। 2018 में 417 उम्मीदवार यानी कि 17% दागी थे। 295 यानी कि 11% उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज थे। 16 उम्मीदवारों पर हत्या और 24 पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज थे। 20 उम्मीदवार महिला उत्पीड़न के मामलों में नामजद थे। बीजेपी की 108 और कांग्रेस के 43 उम्मीदवारों के खिलाफ मामले दर्ज थे। जनता ने भी इन दागियों पर भरपूर भरोसा किया। नतीजे सामने आए तो 2018 में दागी जीते। 230 विधायकों में से 93 विधायक आपराधिक थे। 2018 में भाजपा ने 39 दागी विधायक जीते। कांग्रेस से भी 52 दागी विधायक जीत कर आए। बसपा से 1 और 1 दागी निर्दलीय विधायक बना। जो 93 विधायक चुने गए इनमें 47 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद भी दोनों पार्टियां ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर चेहरा जिताव हो तो उन्हें उसे टिकट देने से परहेज नहीं। ये एक दूसरे पर राजनीति के आपराधिकरण का आरोप लगा रही है।
कांग्रेस का हाथ सदैव अपराधियों के साथ रहा है। कांग्रेस पार्टी में टिकट प्राप्त करने की तमाम आहर्ताओं में से एक आहर्ता यह भी है कि व्यक्ति का आपराधिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। यही कारण है कि अपने 230 प्रत्याशियों में बड़ी संख्या में उन्होंने अपराधियों, गुंडे और मवालियों को टिकट दिया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, कई जेल की सलाखों के पीछे रह करके आए हैं और आज जमानत पर बाहर हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें चरण सिंह जैसे लोग हैं, बृजनाथ कुशवाहा जैसे लोग हैं, इसमें आरिफ मसूद जैसे सजा याफ्ता लोग हैं, या फिर अगर बड़ी संख्या में देखें बाबू जंडेल की हम बात कर लें, या फिर जीतू पटवारी और विपिन वानखेड़े के ऊपर भी 1-1 साल की सजा है। तो इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरे कांग्रेस के नेतृत्व ने अपराधियों का अपनी सूची में बोलबाला रखा है। 18 सालों से हमारे नेता और कार्यकर्ता इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से लड़ रहे हैं और इन्होंने सिर्फ हमारे लोगों पर प्रकरण ही लगवाए हैं और वो भी झूठे। तो स्वाभाविक है हमारे लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होंगे। इन पर तो भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं, बलात्कार के प्रकरण दर्ज हैं, कई तो सजायाफ्ता भी हैं। उनको लेकर क्यों चुप हैं? जब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पूरे देश में आवाज उतर रही थी और महिला पहलवानों ने उनके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था, आज तक भाजपा का एक नेता भी उनके लिए नहीं बोला है। प्रधानमंत्री जी का भी मुंह सिला हुआ था, गृह मंत्री भी चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं बोला, उनका इस्तीफा आज तक नहीं लिया। तो वो भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगाने के लिए हैसियत क्या है उसकी? कुल मिलाकर कहे तो राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा तो खूब होती है, लेकिन जब बात अपराधियों से दूरी की आती है तो कोई भी दल इससे परहेज नहीं करता। इसकी वजह यह है कि चुनाव के समय सारी बातें किनारे रख दी जाती है और सिर्फ एक टारगेट होता है कि कैसे भी वो सरकार बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो कुल मिलाकर हमने सुना कि सारा मामला इस बात पर निर्भर करता है कि जीत का कौन हकदार है और कौन जीत सकता है। इसलिए सारे दावे प्रतिदावे बेकार हैं और दागियों के मामले में तो किसी भी दल का दामन साफ नहीं है, किसी का कम है तो किसी का ज़्यादा। लेकिन बात यही है कि आखिर किस मुंह से लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि हम अच्छी सरकार देंगे, क्योंकि अगर उम्मीदवारी आपका दागदार है, विधायक ही आपका गड़बड़ है, तो फिर सरकार कैसी? इसी पर विस्तार से बात, क्योंकि मामला ऐसा है कि अगर कोई जेल से छूटता भी है अपराध के मामले में तो ऐसा स्वागत होता है मानो वो देश की आज़ादी के आंदोलन में अपनी उपस्थिति जेल में दर्ज करा के वापस लौट रहा हूँ। फ्रीडम फाइटर की हैसियत में उनका स्वागत होता है। तो बहुत सारे मुद्दे जिस पर हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत, जयराम जी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। दरअसल सारा मामला इस बात पर है कि कोई भी दल देखता है कि भले ही बाहुबली हो, वो डॉन हो, गुंडा बदमाश हो, अगर वो जीत सकता है तो टिकट देने में कोई परहेज नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते, भले उसके पहले कितनी साफ सुथरी बातें करें। आपकी राय, दागी तक तो ठीक है, लेकिन सजा याफ्ता का मामला है, ये थोड़ा सा गंभीर है और इसमें हत्या के मुकदमे, महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती की बातें, जो उनकी शील के बारे में, ऐसे आरोपियों को भी टिकट मिला है। आपकी राय, क्या सोचते हैं? जी, दरअसल क्या है, जो ADR की रिपोर्ट है तो उसमें मतलब वो माने एक तरीके से ये कहें कि बिना विवेक की है। जैसे अब मैं ये मान के चलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रदर्शन करते रहे, उनके खिलाफ निकलवा लें 20 मुकदमे होंगे। सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र सखलेचा, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ से लेके जितने भी हैं, राजनीतिक मुकदमे अलग हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे अलग हैं। इस ADR रिपोर्ट में एक मुश्किल ये है कि इन दोनों मुकदमों को उन्होंने साथ दिया है ना। डॉक्टर लोहिया के खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमे थे, उससे पहले आजादी की लड़ाई में लड़ने वालों के खिलाफ भी बहुत मुकदमे। तो मुकदमों का और उस अपराध का मोटिव क्या है, एक तो ये क्लैरिफिकेशन ADR को करना चाहिए। ADR की रिपोर्ट को मैं ट्रैक करता हूँ हमेशा, मैं उस पूरे मिशन में मैं एक मेंबर भी हूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा भी है कि ये ट्रैक करना चाहिए। अब अभी बहुत सारे ऐसे नाम मैंने देखे कि वाकई बहुत सारे अपराधी हैं जो आदतन अपराधी हैं और राजनीति में आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुलूस, जलसा और प्रदर्शन को लेके भी जाते थे, कलेक्ट्रेट को घेरते थे, उनके खिलाफ मुकदमे हो जाते थे। तो एक तो ये फर्क है जी। दूसरा ये है कि
पॉलिटिक्स में इस समय जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया कि एन प्रकार है, किस तरीके से हमारे पक्ष में बहुमत आ सकता है हमारे। अच्छा, दूसरा क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो निगेटिव फोर्सेस हैं उनकी स्थापना हो गई है। शराब का बड़ा माफिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने शराब के जितने भी माफिया हैं वो सब पॉलिटिक्स में हैं, वो सब विधायक बनते हैं और अभी तो हो सकता है मंत्री भी बने और बने हों। मैं आपकी बात में बहुत विनम्रता से एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। शराब माफिया या आपराधिक प्रकृति के लोग तो सियासत में आते हैं क्योंकि वो बचाव चाहते हैं, लेकिन मीडिया हाउसेस में भी ऐसे लोग आ गए हैं जो चिट फंड कंपनी के हैं, जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, तो ये तो बचाव के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। सवाल है कि मीडिया में आपराधिक तत्व आ गए हैं, ये भी बहुत गंभीर मामला, और सियासत में जो आपने एडीआर की पूरी जिसे कहते हैं कि बखिया उधेड़ी है, उस पर हम लोग सहमत हैं, लेकिन चर्चा हम इस पर फोकस करना चाहते हैं कि आखिर जिन पर गंभीर अपराध के मामले, जिसका एक तरह के आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, जो आपराधिक प्रकृति के हैं, अपहरण का मामला है, हत्या के मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बातें हैं, वो भी मामला गंभीर है, और उसके साथ साथ कुछ को तो सजाएं हो चुकी है। अगर ये जो जिसे कहते हैं कि प्रमाणित अपराधी हैं, उसके बाद तो उनसे बचने की कोशिश हर दल को करनी चाहिए। कम ज्यादा सभी दागी हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, दुर्भाग्य से ऐसे कैरेक्टरों की स्थापना हो चुकी है, चाहे ऊपर चाहे आप दिल्ली में मतलब अधीर रंजन चौधरी की हिस्ट्री आप देखिए जी, प्रियरंजन दास मुंशी की हिस्ट्री आप देखिए, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ जी जी, है ना जी जी, रमेश बिधूड़ी की हिस्ट्री आप देखिए, ये सब देश जानता है ये ऐसे नेता हैं, इस तरीके से नेता हैं, क्या करते रहे, इनका पूरा इतिहास। एक समय तो वो मेरठ के इलाके में वो डीपी यादव और पता नहीं कौन कितने भैया, तमाम विशुद्ध माफिया, बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी बना रहे हैं, दम के साथ जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि उनके तो कई जो है मंत्री और विधायक जेल में चले गए हैं। तो ये बहुत सारी बातें, हमारा सोचना ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी सफाई की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि देश में तो सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन सियासत में पार्टियां स्वच्छता की तो बात करती हैं, लेकिन जब टिकट बंटते हैं तो सारी बातें एक तरफ हो जाती हैं और जीतेगा कौन, इस पर लोग बात करते हैं और फिर जिताऊ चेहरे को सामने लाते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी, सारा मामला ये कि आप जो राजनीतिक आरोपी हैं, जिन पर धरने प्रदर्शन कुछ के मामले हैं, वो तो जायज़ है कि हर आदमी पर बनेंगे और वो जेल भी जाएंगे और 2-4 दिन में वापस भी आ जाएंगे, लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति के मामले हैं, जैसे जयराम जी कह रहे हैं कि शराब माफिया, उन्होंने राष्ट्रीय परिदृश्य में कहा कि डीपी यादव जैसे लोग हुआ करते थे जो बहुत ही माफिया डॉन टाइप के थे। आज की बात करें तो आम आदमी पार्टी को बहुत सात्विक पार्टी के रूप में शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके भी कई लोग हैं। तो हमारा कहना यह कि कम से कम इतनी तो इसमें निर्लज्जता नहीं हो कि जिन पर बहुत ही गंभीर किस्म के आपराधिक मामले हैं, पार्टियां उनको टिकट देने से बचें, और जो सजा याफ्ता हो गए हैं, जिन पर भले ही लोअर कोर्ट ने सजा दे दी हो, तो जब तक उनके मुकदमे अपील में है वो बरी ना हो जाए, उन पर दाव लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे गलत मैसेज जाता है। फिर जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं वो भी इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारा पॉलिटिकल करियर इस वजह से ख़त्म हो सकता है। जी देखिए राघवेंद्र जी, बड़ी विचित्र स्थिति है राजनीति में। जी, एक समय था, आप भी जानते हैं, हम सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब राजनेता अपने चुनाव के लिए कुछ गुंडों का इस्तेमाल करते थे, 2-4 10-20 गुंडे अपराधी पाल के रखते थे और वो उनका चुनाव में मनवाफिक उपयोग करते थे, वो चुनाव जीतते थे। लेकिन जब इन अपराधियों को, जब इन गुंडों को समझ में आया कि ये अपना उपयोग करके नेता बने हुए हैं, तो अपन ही क्यों ना इसमें आ जाए, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो काम अपन कर लेंगे। बिल्कुल। फिर इन्होंने धन बल, बाहुबल और सब बल के दम पे ये खुद चुनाव लड़ने लग गए, और अपने ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि इनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। कानून हैं, वो इतने लचर हैं कि ये सारे उसमें फर्मे में फिट हो जाते हैं। समय समय पर कई बार प्रयोग किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइंस जारी की कि कैसे इन चीज़ों पर रोका जाए। देश भर में चिंताएं हुई, बुद्धिजीवियों ने चिंता व्यक्त की, और भी तमाम तरह के लोग आगे आए कि नहीं, इस पर विराम लगना ही चाहिए। आज स्थिति ये है कि
हर राजनीतिक दल के आप यदि एनालिसिस करो आप तो 10-20% तो छोड़ो, आप 40% तक संख्या पहुंच गई जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जी। अब ये आप डिफेंस करते रहिए कि साहब ये पॉलिटिकल मामले हैं और ये क्रिमिनल मामले, लेकिन 40% तक के मामले यदि किसी राजनीतिक दल पर हैं, और ये राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी किसी का मामला नहीं, यदि 40% लोग अपराध में लिप्त हैं तो फिर क्या बचा है फिर इस देश में। अब केवल बात इस बात की नहीं की जानी चाहिए कि साहब अपराध, हत्या और बलात्कार के मामलों को माना जाए। हर वो मामला जो किसी को पीड़ा पहुंचाता है, जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसको भी अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। क्योंकि आप देखो ग्रामीण अंचलों में होता है क्या है कि कई राजनेता मैंने ऐसे देखे जो कर्मचारियों को या अपने आसपास के लोगों में गए 2-4 चांटे मार के चले आए आप। अब आपने तो कोई अपराध नहीं किया, चांटे की क्या सजा है कोर्ट में? जी। लेकिन उस आदमी की तो आपने बेइज्जती कर दी, वो आदमी निकलने लायक नहीं बचा, और आपकी इमेज क्या बनी, अरे साहब फलाने साहब हैं, वो आके धौंसपट करके 2-4 मार जाएंगे, और उनकी तो नेतागिरी चल गई। तो केवल बड़े अपराध को हम अपराध माने और छोटे अपराध, क्योंकि इन छोटे अपराधों से उनकी नेतागिरी चल रही है। बिल्कुल। एक समय था, एक बात और कह के मैं विराम दूंगा जी। एक समय था जब राजनीतिक धरने प्रदर्शन की आड़ में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना एक तरह का वो हो गया था लोगों में, जिसको बोलते हैं ना साहब, ये जब तक हम 2-4 10-20 बसों में आग नहीं लगाएंगे, कुर्सियां टेंट नहीं तोड़ेंगे, सरकारी दफ्तर में तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, तो हमारा धरना प्रदर्शन अधूरा नहीं माना जाएगा। वो तो कानून थोड़े सख्त हुए, अब तो फोटो छपने लग गए कि किसने कहाँ गदर मचाई, तो इन पर थोड़ी विराम, नहीं तो हमेशा कहीं ट्रेन की पटरी उखड़ रही है, कहीं बसें जलाई जा रही हैं। तो ये लोगों का शक्ल हो गया था। राजनेता ये मानते थे कि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारी नेतागिरी चमकेगी नहीं। तो आपकी तो नेतागिरी चमक जाएगी, लेकिन ये जो संदेश जा रहा है समाज में, ये जो आप एक अलग विकृति पैदा कर रहे हैं जो राजनीति में जी, ये तो पूरे लोकतंत्र के लिए ही खतरा है। बिल्कुल। तो इस पर विराम लगना चाहिए। सीधी सी बात है कि 2 साल की सजा होने पर आप राजनीति के अयोग्य घोषित हो, ये थोड़ा सा मामला लंबा है, इसको और पीछे करना चाहिए। 2 साल को घटाकर 1 साल करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में बिल्कुल 24 कैरेट आदमी भले ना आए, लेकिन 22 कैरेट तो चलेगा ना। 1 साल की सजा वाले को भी अगर आप इस दायरे में लेकर आएंगे तो शुरू में लगेगा कि अन्याय है बेचारों के साथ। जिनको 1 साल की सजा हुई है उनको आपने अयोग्य घोषित कर दिया। सीधी सी बात है कि राजनीति में बेदाग आदमी होना चाहिए, जो व्यवहार से, आचरण से शुद्ध हो। राजनीतिक मुकदमा अलग चीज़ है कि आपने धरना प्रदर्शन किया, पुलिस ने आप पर मुकदमा दर्ज किया, वहाँ तक ठीक है। लेकिन राठी जी, अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा करते हैं, अब तो सरकार उसमें वसूली कर लेती है। चक्का जाम करेंगे और अगर बंद का आह्वान करेंगे तो जो घाटा होगा व्यापारियों का किसी का, तो वो अब उसके लिए भी हाईकोर्ट का फैसला है कि भाई उस पार्टी से पैसे वसूल किए जाएं, तो थोड़ा सा भय पैदा हुआ। लेकिन सीधी सी बात है कि जो राजनीतिक दल के मुखिया हैं वो कम से कम पार्टी के भीतर ऐसे लोगों को ना चुने जो जिताऊ भले ही हों लेकिन समाज के लिए घातक है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है वो आपराधिक है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, ये हमारे देश बस की चिंता नहीं है, मुझे लगता है पूरे विश्व में इस बात का चिंतन है, और पिछले 15-20 साल से इस पर बड़ी गंभीरता से पूरे विश्व में कई सर्वे भी हुए और कई ढंग का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो आप इसको उस डेमोक्रेसी के खतरे से जब तक आदमी नहीं देख पा रहा है उस चश्मे से। अब दूसरी गलती मैं ये कहता हूँ कि हमारे, आप देखेंगे कि जो फिल्में, जो टीवी सीरियल्स भी हम देखते हैं जी, उसमें भी यही बताया जाता है कि देखिए राजनीतिक आदमी के कैसे लोग होते हैं और किस टाइप का। तो राजनीति में जो आदमी है उसका कैरेक्टर चाहे कितना अच्छा हो या खराब हो, आम जन में तो वो कोई बहुत अच्छी छवि नहीं होती है। लेकिन वहीं हम ये कहेंगे कि जो समाज में लोग हैं, जो वोटर हैं, उनका क्या दायित्व है, उन्हें ऐसे राजनीतिक लोगों को, क्योंकि मैंने शायद किसी न्यायपालिका के आदेश से ये भी है कि जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसको अखबार में अपने बारे में पूरा विज्ञापन करना है कि उस पर कितने मुकदमे क्या हैं। बिल्कुल, ऐसा बीच में कुछ कानून था या बन रहा था। चुनाव आयोग ने इस तरह की व्यवस्था दी कि जो फॉर्म भरेगा वो अपने ऊपर जितने भी प्रकरण दर्ज हैं उनका बाकायदा अखबार में नोटिफिकेशन, लेकिन वो कभी देखने को नहीं आया, मुझे पता नहीं क्यों, या मैं मिस किया, जो भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बुराई का अंत वोटर ही कर सकता है। वोटर के पास एक नोटा का अधिकार है। अगर उसको लगता है कि किसी राजनीतिक दल ने गलत व्यक्ति को दिया है तो या तो अच्छे राजनीतिक दल वाले को वो जो व्यक्ति है उसे वोट करे, और अगर दोनों ही दल खराब हैं तो फिर वो नोटा को वोट करे। आपने ठीक कहा। दरअसल व्यवस्था और वोटर दोनों मिलकर इस चीज को खत्म कर सकते हैं। उसमें चुनाव आयोग भी है और कानून भी है और वोटर भी है, क्योंकि न्यायपालिका से काम नहीं होगा। और कार्यप्रणाली जो आपका लोकसभा वगैरह है,
ये इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ तो बैठे ही वो हैं। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो इसके लिए आम आदमी को ही आगे आना पड़ेगा, वो देखे कि हमारा जो कैंडिडेट है जिस राजनीतिक दल का भी हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग वोट करते वक्त देखते हैं यार कांग्रेस जीत रही, चल भाई इसी में वोट कर दें, राठी जी बीजेपी जीत रही इसी को वोट कर दें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोच बदल। 75 साल के लोकतंत्र में अभी तो ये स्थिति नहीं बनी है कि जनता उसको खारिज करे। कुछ चुनाव आयोग, कुछ कानून की व्यवस्था और कुछ जनता की जागृति, ये तीनों चीज मिलकर थोड़ा सा कम कर सकती है। जयराम शुक्ल जी को याद होगा, और योगराज जी और आप सबको, कि एक कवि हैं अशोक चक्रधर, उनकी कविता है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे और यह व्रत टरे न टारे। उन्होंने आखिरी में कहा था कि एक प्रतियोगिता हो रही थी कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन, और उसकी जूरी के सदस्यों के साथ साथ मंच पर जो लोग मौजूद थे उसमें एक राजनेता भी थे। आखिरी में उस कविता का जो सारांश मुझे याद आ रहा वो ये कि वो कहते हैं कि जितने भी भ्रष्ट हैं वो सब हम में ही शामिल हैं, हमसे ही निकलते हैं और हम में ही शामिल हो जाते हैं वापस। तो राजनीति के जो लोग हैं वो एक तरह से अपराधियों के, जिसे कहते हैं कि डॉन है, माफिया है। जयराम जी, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है या लीडर है वही इसको पुष्पित और पल्लवित करते हैं, और बाद में अब तो अपराधियों ने तय किया कि जब हमारी दम पर लोग चुनाव जीत कर आते हैं, जैसा योगराज जी कह रहे थे, तो हम ही क्यों ना चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए। तो ये एक खतरनाक चीज है जो सबके लिए दुखदायी है। आपकी राय? नहीं, देखिए, पहली चीज तो एक संशोधन करते हैं जी। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये शरद जोशी जी का एक काव्यात्मक व्यंग है जी, बड़ा प्रसिद्ध, अशोक चक्रधर जी का नहीं। हाँ। और शरद जोशी ने एक कविता भी है अशोक चक्रधर की, मैंने उनको मंच पर सुना है, और मंच पर सुना, और उन्होंने इसको, मुझे उसकी 2-4 लाइनें याद हैं, और उसमें वो आखिरी में कहते हैं कि ये सारे जो डिपार्टमेंट है, उसमें पुलिस है, आबकारी है, पीडब्ल्यूडी है, उनका कहना ये था कि ये सब हमसे ही निकलते हैं और हमारे भीतर ही समझ आते हैं और हम ही इनके बॉस हैं। ये उसका निष्कर्ष था। जी, कि भ्रष्ट कौन है? हमारा भाई है। भ्रष्ट कौन है? हमारा रिश्तेदार है। भ्रष्ट कौन है? हमारे बीच से ही कौन है? हमारी सोसाइटी का, हमारे परिवार से निकला हुआ लड़का है, हमारा भाई है, हमारा चाचा है, हमारा भतीजा है, मेरा बेटा है। सवाल ये है कि हम इनको एक्सेप्ट करते, हम इनको ग्लोरीफाई करते। पॉलिटिक्स में भी यही है कि हमारे शहर का जो भ्रष्ट है वो एलीट क्लास में शामिल हो गया है, वो एक उसका एक अपना अलग क्लास हो गया है। मतलब मैं ये देखता हूँ, चाहे आप भोपाल में देखो, इंदौर में, या कहीं भी देखो, जो काला साम्राज्य बनाकर बड़े एलीट क्लास के लोग हैं, उनके क्लब में बड़े अधिकारी, बड़े नेता, ये सब शामिल होते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, यहाँ से उनको प्रमोशन मिलता है। मैं आपको आपकी बात में एक चीज जोड़ दूं कि भोपाल में एक प्यारे मियाँ करके अपराधी हुए हैं, वो कभी एक अखबार के मालिक थे, उनसे जुड़े हुए थे, और उनके बेटे की शादी में आईपीएस अधिकारी से लेकर छोटे बड़े रेवेन्यू के अफसर भोपाल से चार्टर्ड फ्लाइट में गोवा गए थे। तो वो अपराधी जो अब एक बच्चियों के मामले में पकड़े गए हैं, उनको सजा भी हुई है। तो सीधी सी बात है कि ये जो आपने बात की है ये 100% सही है कि हम ग्लोरीफाई करते हैं और फिर जो तंत्र के लोग हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। समय की कमी है, आपसे बहुत संक्षेप में इस पर आपकी अंतिम टिप्पणी। जयराम जी। जी, सवाल ये है कि मुझे तो ये लगता है, और मैं ये मानता हूँ कि एक तो शासन करना अपने आप में निगेटिविटी है जी, और सबसे कम निगेटिविटी लोकतंत्र में है जी। अब लोकतंत्र का परवर्सन इतना भयंकर हो गया है कि मुझे लगता है कि कबीला तंत्र का अनुशासन इससे ज्यादा बढ़िया था। राजतंत्र का, हम राजा भोज, विक्रमादित्य और भी बहुत सारे राजाओं की कहानी सुनते हैं तो लगता है उनका तंत्र बहुत अच्छा था। देखिए, अब वो उस स्टेज में भारत की पॉलिटिक्स जा रही है। अब हम अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं, एक अखबार में आज पढ़ा इतने % ये जाति, और लेकिन सत्ता इतने % की, मतलब क्या हो रहा है जी। तो ये सब दिक्कतें जी, ये सारी दिक्कतें हैं। जो जातिवाद तो है अपनी जगह, लेकिन जो शुरुआत में हमने कहा था कि अपराधों को अगर नहीं रोकेंगे, खासतौर से जो पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हैं, कहीं ना कहीं उनको फिल्टर करना पड़ेगा। मुश्किल काम है, असंभव तो नहीं है, मुश्किल जरूर है। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम चुनाव के चलते और विस्तार से बात करेंगे। और जयराम जी, आपके विचार तो हम और सुनना चाहेंगे, लेकिन समय की कमी है। मैं आ रहा हूँ योगीराज जी की तरफ। योगीराज जी, ये जो सारा मामला है, एक नैतिक वाक्य है कि उनको मत सराहिए जिन्होंने अनैतिकता के मार्फत से धन कमाया है।
असल में जो बात जयराम जी कर रहे हैं कि हम उन लोगों को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, जो लोग भ्रष्ट होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उसी के चलते वो चीज़ें पनपती हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। देखिए राघवन जी, मैं बार बार एक बार यही कह रहा हूँ कि जब तक आप छोटे अपराध को बड़ा अपराध नहीं मानेंगे जी, तब तक वो बड़े अपराधी बन जाएंगे। बिल्कुल जी जी, यदि किसी ने छोटा अपराध किया है उसको वहीं यदि लगाम लगा दी जाए ठीक, तो उसके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक। राठी जी आपकी राय। राजनीतिक परिवारों को छोड़ के आम जन के भी परिवार के बच्चे जिस दिन राजनीति में कदम रखने की इच्छा रखेंगे, माँ बाप उनको प्रेरित करेंगे, मुझे लगता है उसी दिन ये चीज बिल्कुल। से बाहर आ बचपन में पाएंगे। एक कहानी पढ़ी थी कि कोई बच्चा जो स्कूल में चोरी करता था छोटी क्लास में, उसको जब उसकी माँ ने नहीं रोका, बाद में वो बड़ा चोर बनता है और उसको सजा होती है, तब वो अपनी माँ से जेल के भीतर कहता है कि अगर माँ तूने बचपन में मुझे रोक दिया होता तो आज मैं बड़ा अपराधी नहीं बनता। तो यही बात राजनीति में है, अगर छोटे अपराध पर अंकुश लगेगा और लोग चुनाव के आगे घोषित हो जाएंगे तो फिर बड़े अपराधी सियासत में नहीं आ पाएंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयराम जी आपका धन्यवाद, योगीराज जी आपका बहुत साधुवाद और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंधे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।